I think if there is a way in which the industry can value writers and support them when the going gets tough, then I think it will benefit the industry in the longer run. So true. And I again have a specific thing. I hope that in the future contracts will be better. वो राइटर्स को उतना नहीं दिया जा रहा जितना कि एक एक्टर को मिलता है या एक बड़े स्टार डायरेक्टर को मिलता है, यू नो। वो इसलिए भी क्योंकि एक राइटर तो वो सबसे पहले प्रोजेक्ट पे आता है, जब कुछ भी नहीं होता, जब कोई भी नहीं होता, तब राइटर के काम करना शुरू करता है। फिर राइटर्स को भी टाइपकास्ट कर दिया जाता है कि ऐसी टाइप का ही राइटर है तो इसी टाइप। हाँ, आई थिंक हर हाँ, आप मतलब समटाइम्स इट्स गुड ऑल्सो, क्योंकि अगर जैसे कि आप अगर कॉमेडी में अच्छे हैं और अगर नंबर 1 कोई भी किसी को कॉमेडी बनानी है तो वो सबसे पहले आपके बारे में सोचते हैं, आपको फ़ोन करते हैं, तो वो एक तरीके से अच्छा है क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपको ऑफर्स आ रहे हैं। और दूसरा उसका नेगेटिव ये है कि फिर आपको दूसरी चीज़ों के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो मैं घर बैठा था, तो तब मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो मेरे दिमाग में कुछ था, तो मैंने उसे लिख कर मैंने अनुराग को सुना। तो अनुराग ने जब पढ़ा तो अनुराग ने कहा कि तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट करवा रहे हो, बी एन असिस्टेंट राइटर, यू शुड बी अ राइटर, एंड दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग। अगर राइटिंग का काम है और पेड राइटिंग का काम है तो क्यों नहीं। सो वन ऑफ द शोज दैट आई वाज पार्ट ऑफ इज बड़े अच्छे लगते हैं, जिससे भी मुझे शुरू में इन द बिगनिंग ऑफ माय करियर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला था उस शो के लिए, एंड इट टॉट मी मेनी थिंग्स। और भी बहुत सारे शोज किए हैं टीवी के लिए। मेरा पहला सवाल तो यही होगा, मैंने शो देखा, आप जब लिख रही थी तो वो फीमेल पेरेंट्स और मेल वाला चीज को लेकर कैसे लिख दिया आपने कि ये मेल पर्सपेक्टिव से लेकर फादर्स पर्सपेक्टिव से लेकर कुछ आसपास या रियल स्टोरी देखकर लिखा है आपसे? जब हम ये लिख रहे थे तो उस टाइम हम लोग भी वी हैड बिकम पेरेंट्स। तो हमारी बेटी उस टाइम पैदा हुई थी, तो हमारे घर में इक्वल जेंडर पेरेंटिंग होती है। मतलब जो भी मैं करती हूँ वही नीरज ने हमारी बेटी के डायपर्स भी चेंज किए, बर्पिंग, उसे सुलाना, जो भी, मतलब वी वर डूइंग एवरीथिंग इक्वली। और लेकिन हमें ये एहसास हुआ कि ऐसे दूसरे घरों में, शायद सब घरों में ऐसा नहीं होता कि बच्चे के रिलेटेड कुछ चीज़ें सिर्फ माँ का काम होता है और बाकी बाहर जाके प्रोवाइड करना सिर्फ बाप का काम होता है। उस तरीके से दैट वर्क इज डिवाइडेड एंड इज जेंडर्ड in the way that it is seen. And which is why we thought that it is very important, like there is a little bit of bapta and mamta also. Correct. And there is a little bit of mamta and bapta also. True. And that's what we wanted to show through our series Single Papa. And what about you? So parenting, that's what she said, no? Parenting is not about the gender. Correct. And we wanted to show that a single man who the world thinks that cannot look after a baby, when he gets a baby, how he grows, और उसका वो किस तरह से पेरेंटिंग के साथ डील करता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि आपको पता नहीं है, इट्स लाइक यू थ्रोन एट द डीप एंड ऑफ द सी। तो उसकी ग्रोथ उसके साथ, एंड बिकॉज आई हैव वाज वी हैड लाइक शी सेड वी हैड जस्ट बिकम पेरेंट्स, तो मैं भी उसी तरह उस वक्त सीख रहा था। मैं भी गलतियां कर रहा था, लेकिन जब आप पेरेंट होते हो तो आप पे प्रेशर भी होता है कि आपको सब कुछ सही करना है। तो वो सीखते सीखते वो काफ़ी इंसाइट्स मिली, जो मुझे लगा कि ये जब हम शो लिखेंगे उसमें काफ़ी काम आ सकती है। तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ही हमने डाला है अपने शो में। हाँ, वो दिख रहा था, अब जब आपने बताया तो अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि ये पूरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही था इसमें। बट जब आप लिख रहे थे तो पहले आप कैरेक्टर्स डिसाइड कर रहे थे कि इस कैरेक्टर्स के हिसाब से लिखोगे आप, या फिर इट वाज ऑल डिसाइडेड? आई थिंक ये स्टोरी हमने पहले लिख दी थी। अच्छा। काफी हमारे पेरेंट्स बनने के पहले। हाँ, हमारे पेरेंट्स बनने से पहले। हाँ। बट फिर हम लोगों ने फॉर वेरियस रीजंस हम लोगों ने इस स्टोरी को साइड में रख के अपने इंडिविजुअल जो हम उस वक्त शोज पे और फिल्म्स पे हम काम करते हैं उन पे फोकस किया जी। फिर जब हम पेरेंट्स बने तब हमने ये स्टोरी दोबारा रिविजिट की एज राइटर्स, एंड हमको लगा कि ये इसमें जो चीज़ मिसिंग थी वो था एक पर्सनल लिव्ड इन एक्सपीरियंस। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ती है तभी आप उसके बारे में लिख पाते हैं। जैसे कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी से व्हेन यू फॉल इन लव फॉर द फर्स्ट टाइम, वो थियोरेटिकली समझ में आता है जब आप शायरी वारी पढ़ते हैं, लेकिन जब आप व्हेन यू गो थ्रू इट, दैट्स व्हेन यू रियलाइज हाउ इंटेंस दैट एक्सपीरियंस इज। इवन शादी करेक्ट, और बिकमिंग अ पेरेंट। राइट। सो ये जो हमारा एक्सपीरियंस था व्हेन वी पुट इट इन द शो, दैट्स व्हाई पीपल आर एबल टू रिलेट टू इट। ट्रू। क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे साथ भी हो चुका है। हाँ। और वो जो नुआंसेस और वो जो डिटेलिंग है, हाँ, वो आप जब खुद एक्सपीरियंस करते हैं तभी आप जो है
लिख सो पाते हैं। कैरेक्टर्स पहले थे हमारे दिमाग में, जो उसका ढांचा था वो मोटा मोटा था, बट उसमें जान जो है वो बाद में आई, वंस वी बिकेम पेरेंट्स ourselves, so then we started seeing it differently, that a father would not do this is how people react, this is what happens, what people expect you. So matlab that's how it took some time, like that was stage 1, which was the story and the structure and the characters. जी जी And then the insights, the inner world of the show, that came after our आफ्टर daughter यू was बिकम born. पेरेंट्स Yes. या तो वो दिख भी रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हम श्योर होंगे जो आपने चेंज ही पूरा कर दिया होगा, क्योंकि आपने जब वो रियलाइज़ किया होगा कि नहीं यहाँ तो इस चीज़ को भी मुझे इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे थे पहले। आई एम श्योर ऐसा कोई Like the पार्ट character होगा। of Parbat Singh. हाँ, मतलब जो मैनी का कैरेक्टर है, हाँ। या जो इनफैक्ट गौरव की खुद की भी जो इनसिक्योरिटीज हैं एज अ फादर, यस क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं गलतियां तो नहीं कर रहा हूँ, रात रात भर जागना, हाँ। वो दिन भर ज़ॉम्बी की तरह चलते घूमना घर में, क्योंकि आप रात को सोए नहीं यस है। यस ये सारी चीजें तो आप जब खुद एक्सपीरियंस करते हैं तभी आप हाँ। लिख पाते हैं। सो वो जो डिटेलिंग थी, परबत सिंह इनफैक्ट जो कैरेक्टर है करेक्ट वो हमारे ही पर्सनल किसी जो हमारी वन नानी ऑफ थी, द हमारी जो फर्स्ट उस टाइम हमारी जो नानी हमारे घर पे थी जब हमारी बेटी पैदा काफी हुई उससे थी, हमने इंस्पायर भी इट्स आवर ट्रिब्यूट टू हर, बिकॉज Yeah. शी वाज आल्सो लाइक दिस, शी वाज अमेजिंग, हाँ एंड वो हर भाषा में गाना गाती थी। तो हाँ। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस था, हम कुछ भी पूछते थे, so she would be like, oh I worked here, I worked there. फिर हमने सोचा कि इसको एक सबवर्ट करके हाँ। इसी चीज को मेल नानी में बनाया जाए तो कितना मजा आएगा, करेक्ट। to put that masculinity in it, that soft masculinity जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो हमारी अंडरलाइन थीम है। करेक्ट तो करेक्ट हमने वो एक्सपीरियंस लेके फिर उसको अपना राइटर दिमाग बिठा के we thought it would make an आपने ये interesting सिंगल character. पेरेंट सिंगल पापा तो बनाया ही है पूरा सब्जेक्ट को, बट लेकिन कहीं ना आपने यहाँ पे वुमेन एम्पावर भी दिखाया है कि कैसे Absolutely. वुमेन रोज अपने जिंदगी में सारे काम को संभालने के अलावा अपने बच्चों को भी संभालती है। तो वही मैं वही सोच रही थी कि इन्होंने दिखा दिया है कि मेल भी कर सकता है, बट क्या क्या वुमेन कर सकती है वो शायद मेल को पता भी ना हो। तो कभी हम कभी। ये बिलीव करते हैं कि जो पेट्रियार्की है वो औरतों और मर्दों को इक्वली अफेक्ट करती है, कि जब आपको बताया जाता है बचपन में कि आपको चोट लगे और आप लड़के हो और आप रो नहीं सकते, वो भी पेट्रियार्की का काम है। या True. अगर आपको बोला जाए कि मतलब इट्स जो चीज़ें औरतों को बोली जाती हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वैसी ही चीज़ें बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की वुमेन को मर्दों को भी बोली जाती हैं। So that's why like this, it is when you're empowering women, you're also empowering men to break out of that cycle. So True. that's what we believe. ट्रू एब्सोल्युटली। बट सच्ची आप बताना, आप दोनों ही बहुत क्रिएटिव फील्ड से आते हो, जब क्रिएटिव डिसीजन में अप्स डाउन्स आई एम श्योर होते होंगे, जीतता कौन है क्रिएटिव प्रोसेस के दौरान? आइडिया जीतता है क्योंकि कोई एक अच्छे हाँ। काम के लिए साथ में काम कर रहे क्योंकि हो, बिकॉज आप दोनों ही क्रिएटिव लोग हैं, ठीक है। साथ लिखते हैं, कभी कभी एक डायलॉग लिखते हैं, एक पूरे स्क्रिप्ट लिखते हैं, कभी डायरेक्ट करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी, क्रिएटिव लड़ाई होती है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं? आई थिंक डिसएग्रीमेंट्स तो होते होते हैं और हैं। होने भी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अगर दो क्रिएटिव लोग साथ में काम कर रहे हैं जी। और वो दोनों ही हर बात पे अग्री कर रहे हैं, तो फिर दो लोगों की क्या जरूरत है? करेक्ट। True. तो क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट से ही आप जो है, अब मैंने एक बात कही, आपने दूसरी बात कही, और उसमें हमारा डिफरेंस हुआ, और फिर हमने उस डिबेट में और डिस्कशन में एक तीसरी बात निकलती है जो वो पहली दो बातों से और अच्छा आइडिया होता है। True. तो वो इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अपना आइडिया जो है अपने ईगो के साथ नहीं अटैच करें। अगर एक आइडिया को हम एक डायमंड की तरह परखें कि ये कितने कैरेट का है, ये इतने कैरेट का है, और कौन सा बेटर है, तो फिर आप शो के लिए या उस प्रोजेक्ट के लिए यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। True. So it's always the best idea in the room that wins, and not who is right and who is wrong. बट देन पता कैसे चलता है which is the best? एक्चुअली हमें थोड़े टाइम बाद पता चलता है, बिकॉज लाइक इवेंचुअली क्रिएटिव लोग सब पैशनेट होते हैं। तो जब भी आप कुछ सोचते होते हो या बोलते हो, तो आप उतने उससे कि नो यू थिंक योर आइडिया इज द बेस्ट और ही Correct. थिंक्स हिज आइडिया इज द बेस्ट। लेकिन उसके बाद डिसएग्रीमेंट हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद 2 दिन बाद जब सब शांत हो जाता है और जब आप दोबारा रीड करते हो, तो आपको समझ आ जाता है इंटरनली कि एक्चुअली शो के लिए क्या बेस्ट है। And that is what you have to do. You have to have a show first approach and do what is better for the show. तो कभी वो मेरा आइडिया हो सकता है, कभी वो उनका हो सकता है। So eventually the show has to win, and that is the Yeah. only way. That's what he means by ego नहीं जीत सकता, show को जीतना पड़ेगा। Correct. तो
और हम वैसे भी हस्बैंड वाइफ है तो हमें डिसएग्रीमेंट्स की आदत है, सो इट्स ओके, हम कर लेते हैं। क्योंकि ये बिहाइंड द स्पॉटलाइट है, तो मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूँगी ऑडियंस के लिए कि प्रोसेस क्या होता है लिखने से पहले आप क्या क्या चीज़ें हैं जो क्लियर करते हैं, क्या क्या चीज़ें जो ड्राफ्ट से हटाते हैं, या फिर आपके डायरेक्टर से मीट एंड ग्रीट होती है, एक्टर से मीट करते हो कि नहीं, क्योंकि मुझे ये ऑडियंस के लिए जानना है। हम तो 24 घंटे रहते हैं इंडस्ट्री में, बट उनको जानना ज़रूरी है जो ये इस पैशन के लिए पैशनेट है इस इंडस्ट्री में आने से पहले। तो क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली मतलब we do our own things also. She writes her own films and projects, Right. shows, and I do my own thing. Right. प्रोसेस जो है आई थिंक वो सेम ही होता है कि शुरुआत कहीं किसी इंस्पिरेशन से होती है। True. या तो आप कोई इंसिडेंट सुनते हैं, या आप कहीं कुछ पढ़ते हैं, या आप कहीं कुछ देखते हैं, कोई पीस ऑफ आर्ट जिससे आपको लगता है कि आप अपना फिर उसको किस तरह से चेंज आपका पर्सपेक्टिव आता है उस पे, पर्सपेक्टिव आता है, और फिर वहीं से आप एक जर्म से आप उसको एक आइडिया, एक स्टोरी बनाते हैं। उसके बाद रिसर्च कम्स इनटू प्ले। फिर बट उसके पहले बट देन व्हेन यू नो कि व्हाट यू आर डूइंग, तो आप उस जॉनर में आप देखते हैं कि किसने क्या काम किया है, ताकि आप उससे इंस्पायर भी हो सके, पर एट द सेम टाइम उससे अलग भी हो सके। तो फिर वो रिसर्च में ही आपको और आइडियाज आते हैं, एंड देन आप समझने लगते हो कि ये कहानी कहाँ जा रही है, क्या हो रही है। फिर देन ऑफ कोर्स व्हेन देयर इज अ डायरेक्टर अटैच्ड, और इन आवर केस हम ये शो नेटफ्लिक्स के पास ले गए थे, तो नेटफ्लिक्स का एक क्लियर ब्रीफ था कि ये बहुत अच्छा शो है, बट हमें इसे एक फैमिली की ऑडियंस के लिए देखना है, बनाना है। तो फिर आप उस तरह से लिखना शुरू करते हैं, आप बाकी कैरेक्टर्स को भी डेवलप करते हैं ताकि हर एज ग्रुप फ्रॉम द एज ऑफ 8 to 80 सबको अपील करे। सो प्रोसेस सेम ही है हर प्रोजेक्ट में, when you are writing for an audience or for when it's a commission work, कि आप अपनी भी कहानी सुना रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जिसके लिए सुना रहे हैं उनके प्रेफरेंसेस भी आपको ध्यान में रखकर चलना है आगे। सो इन दिस केस बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट अडॉप्शन, तो एक तो प्रिलिमिनरी रिसर्च हमने की थी, हम खुद भी जाके कुछ ऑर्फनेजेस में गए थे टू फिगर आउट कि कैसे होता है। देन वी हैड अ रिसर्च टीम, इसीलिए कारा ने भी कारा इज़ द अडॉप्शन एजेंसी जो इंडिया की है, उन्होंने भी हमारे शो को सपोर्ट किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऐसे ही मतलब हमने प्रोसेस को जितना एक फिक्शनल दुनिया में जितना सच्चाई के साथ दिखा सकते थे वो हमने किया है। सो वी डिड हैव अ रिसर्च टीम एज वेल फॉर एनी शो और एनी स्टोरी, जैसे नॉट जस्ट सिर्फ हमारे उसकी बात ही नहीं है, तो आप पहले आइडिया होता है, उसके बाद आपको पता होता है मतलब रफली कि आप क्या करना चाहते हैं, फिर आप जाके रिसर्च करिए। अगर आपका शो अगर मध्य प्रदेश में सेट है तो कोशिश कीजिए कि आप वहाँ जाएं, या कोशिश कीजिए कि वहाँ के लोगों से मिलें, सो दैट विल ब्रिंग ऑथेंटिसिटी, और उससे आपको कुछ और आइडियाज आएंगे। सो उसके बाद आपकी कहानी ऑर्गेनिकली बढ़नी स्टार्ट होगी। तो उसका पिच डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, फिर आपको पता करना है कि आपका सीरीज है या फिल्म है। अगर फिल्म है तो आपको प्रोड्यूसर के पास या डायरेक्टर के पास जाना है, सीरीज है तो कौन से प्लेटफॉर्म के लिए जाना है। तो उस तरीके से उसके बाद उनका फीडबैक आता है। तो हमारी नेटफ्लिक्स की टीम बहुत अच्छी थी, दे वर वेरी सपोर्टिव, और हमारे डायरेक्टर शो रनर शशांक खेतान, उनके भी बहुत इनपुट्स थे और बहुत ही इनवैल्यूएबल इनपुट्स थे। फिर हितेश केवलिया जिन्होंने नीरज एंड शशांक के साथ डायरेक्ट किया है, उनके इनपुट्स थे। समर खान एंड आदित्य पित्ती जो जगरनॉट के प्रोड्यूसर्स हैं, उनके इनपुट्स थे। सो इवेंचुअली एंड वी हैड अ राइटर्स रूम, सो वी गॉट एवरीथिंग एट एवरी स्टेज। हमने सबकी हेल्प ली, उनके पर्सपेक्टिव को सुना, और इस तरीके से, क्योंकि वी बिलीव इन कोलैबोरेटिव स्टोरी टेलिंग, क्योंकि इवेंचुअली इसको बहुत लोगों के पास जाना है। करेक्ट। तो जितना आप इस साइड पे शो के बनने के पहले आप जितने लोगों की सुन लोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। It's not about creating. And some great ideas come, like Shashank or Hitesh, they gave some really good ideas, which really made the show a lot better. Correct. So like I said, ideas always win. But while writing, जैसे कि आपने अभी OTT और फिल्म की बात की, while writing आप लोग ये भी सोचते हो कि मैं OTT के लिए लिख रहा हूँ या फिर फिल्म के लिए लिख रहा हूँ? आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि जो एक स्टोरी है जो फिल्म में होती है, वो उसकी कहानी छोटी होती है, वो 120 पेज की होती है, तो यू हैव टू टेल इट इन अ मच फास्टर वे। उसमें आप इतने किरदारों पे उतना फोकस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास 6 एपिसोड है वही कहानी कहने के लिए, तो आप उन किरदारों के कैरेक्टर्स पे भी फोकस कर सकते हैं, उनके सब प्लॉट्स पे फोकस कर सकते हैं। सो द वे दैट यू राइट
everything changes Correct. depending on if it is a film or a series. थोड़ा Correct. डीपर जा सकते हैं आप अपने किरदारों में जब Right. आप एक सीरीज के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि Right. आपके पास उतना ज़्यादा समय होता है हम्म, टू यू हैव 6 एपिसोड्स 8 एपिसोड्स ऑफ 30-40 मिनट्स, तो आप लगभग 300-400 मिनट की कहानी सुना रहे हैं, तो आप बहुत डिटेल में जा सकते हैं कैरेक्टर के मोटिवेशंस को समझने के लिए। और फिल्म में ये होता है कि आपको पता है कि ये बिगनिंग है, ये मिडिल है, यहाँ पर इंटरवल आने वाला है, यहाँ पर एंड है, तो क्राफ्ट ही दोनों अलग है। कहानी की लेंथ और ब्रेथ चेंज हो जाती है जब आप एक फिल्म लिख रहे हो या एक ओटीटी शो बना रहे हो। ट्रू बट यू नो आज के जो ऑडियंस है काफ़ी वोकल हैं, काफ़ी अवेयर है चीज़ों को लेकर, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हाउ डू यू देन प्रिपेयर योर स्क्रिप्ट कि आजकल क्या चल रहा है? डू यू गो विद द ट्रेंड्स? नहीं, आई थिंक मोस्टली ट्रेंड से ज़्यादा आप कोशिश ये करते हो कि हम ऑडियंसेस की इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट करें। कहीं पर भी ये ना हो कि ऑडियंस ये एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि उन्हें क्या पता, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो इनऑथेंटिसिटी को स्मेल कर लेती है, सूंघ लेती है, उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है राइटर क्रिएटर जो है वो थोड़ी सी जो है करप्ट है, कि ही इज थिंकिंग कि वी विल नॉट गेट इट। क्योंकि आज जो है जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो ओटीटी में आज आप दुनिया के हर लैंग्वेज का कंटेंट कंज्यूम देख कर रहे सकते हैं, हैं। यस right? यस तो लोग जो है वो नार्कोस भी देख रहे हैं और मलयालम कंटेंट भी देख रहे हैं, यस तो उनको समझ ज़्यादा हो गई है। अब वैसा नहीं है जैसे 90s में या अर्ली 2000s में था कि आप सिर्फ हिंदी फिल्में देख रहे हैं। करेक्ट। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट व्हेन यू आर राइटिंग, यू कैन नॉट चीट योर ऑडियंसेस, यू हैव टू बी एज ऑथेंटिक at the same time as engaging as possible. And about finding stories, ट्रेंड से स्टोरीज नहीं आती हैं एक्चुअली। उस तरीके से आप लिखोगे तो हर 6 महीने में ट्रेंड बदल जाएगा, तो आप उस तरीके से नहीं कर सकते हो। आई थिंक जो आप खुद हो और जिस तरीके की स्टोरीज आप कहना चाहते हो उसकी एक क्लैरिटी होनी चाहिए, तो फिर यू विल टेल समथिंग जो दैट यू थिंक यू वांट टू वॉच। हमें ऐसे लगता है कि हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो हम ऐसे देख भाई देख जैसे शोज देखा करते थे जब बचपन में, जब हम छोटे थे अपने फैमिली के साथ शोज देखते थे, तो वो एक मज़ा आता था। आजकल हम सिर्फ स्पोर्ट्स या क्रिकेट या ऐसा कुछ होता है तो पूरी फैमिली साथ देखती है, वरना इंडिविजुअली हर कोई अपना शो अलग से देखता है। करेक्ट। तो हम ये भी चाहते थे कि कोई एक ऐसा शो हो जो जैसे हम बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ देखा करते थे वैसा उसका एक वाइड ऑडियंस हो। सो हमारे शो में बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को पहला शो ये दिखाया है। करेक्ट। एंड रिसेंटली somebody who's 84 years old messaged my father saying उन्होंने पूरा शो देखा। I told you about my sister. She Yeah. recently became the mother and उसने सबसे पहला यही सीरीज देखा है। अपने वो अभी इस दौरान में है जब जहाँ पे वो प्रेगनेंसी के बाद पूरा जो उसने डिप्रेशन सहा और बोली कि इसको देखकर मैं ना इतना खुश हो गई, इतना अच्छा लगा मुझे। तो हम गुजर चुके हैं उससे, उस रह गुजर से। तो शी वाज लाइक कि बहुत अच्छा, एंड शी टोल्ड मी दैट कि सबको देखना चाहिए। मैंने बोला मैंने तो देख लिया है ऑलरेडी। तो शी वाज लाइक कि सबको देखना चाहिए ये फिल्म, एंड इवन हर मेल को तो जरूर देखना चाहिए। इट्स फॉर देम ओनली टू सी एंड अंडरस्टैंड कि आप भी कितना कर सकते हो, क्योंकि आप ऐसा मत समझो कि बाप का यही पार्ट है। जितना बच्चे के 0 to 5 years में जो उनके जो उसमें दोनों पेरेंट्स जितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो जिंदगी भर बच्चे की लाइफ का फाउंडेशन बनता है उससे। ट्रू। अब आप मुझे ये बताइए, आप लोग काफ़ी फेमस हैं मॉडर्न रिलेशनशिप को इन पर्दे पे लाने, जो बोलते हैं ना उसको रियलिटी के साथ मैच करना, उसको मॉडर्न रिलेशनशिप को शेप करना इन हिंदी सिनेमा में, वो आप दोनों का ही हाथ है देखा जाए तो। एक लव स्टोरी को दिखाते दिखाते ना आप लोगों ने लेजिट ये बता दिया था कि कितना इम्पोर्टेंट होता है रिस्पेक्ट करना, सबको, छोटे भी बड़े भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब जब चैप्टर्स आते हैं आपके आसपास, तो हाउ डू यू सी दिस, कि हाउ डू यू कम अप विद दिस आइडियाज? सो रॉकी रानी का आइडिया तो एक्चुअली करण सर के दिमाग से आया था। हाँ। एंड जो आप ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इंडियन और हमारी तरह की बहुत सारी सोसाइटीज़ में ये चीज़ होती है कि इज़्ज़त बस दी जाती है, लेकिन हम ये बात कर रहे थे कि इज़्ज़त कमानी भी चाहिए, कि जस्ट यू नो आई मीन इट इज़ देन ओनली इट इज़ रियल, कि सिर्फ किसी को आप बोल बोल के इज़्ज़त नहीं दे सकते हो, एक्चुअली आपके मन से वो इज़्ज़त आनी चाहिए। सो दैट इज़ समथिंग दैट वाज वन ऑफ द मेनी थिंग्स दैट वी वर ट्राइंग टू से थ्रू रॉकी और रानी। आई थिंक जो बहुत सारे लोगों के दिल को वो बात छुई है, बहुत सारे लोगों ने
जो आप बोल रही हैं इस बारे में मेरे से बात की है। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, दिस द पर्टिकुलर और लाइन। छोटों को भी इज्जत देनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बड़े हैं तो आपको वो इज्जत आपको मतलब मिल चुकी है, नाउ इट इज योर्स। दैट इज द थिंग, इट इज लाइक रिस्पेक्ट एवरी पर्सन, एंड वो दिल से इज्जत और नाम के इज्जत में फर्क होता है, एंड आपको खुद ही पता चलेगा कि कौन आपकी दिल से इज्जत करता है, और वो इज्जत आपको कमानी पड़ती है। So again, this came from your character only, मतलब क्या बंगाली है क्योंकि बंगाली थी? नहीं, वो ऑलरेडी जब करण सर ने मुझे बुलाया था तो उस टाइम वो ऑलरेडी रॉकी और रानी थे। रॉकी पंजाबी था, रानी बंगाली थी। और ये दिस इज माय अमेजिंग फॉर्चून कि मैं हूँ बंगाली और मैं दिल्ली से हूँ और मैं पंजाबी भी बोलती हूँ। ये भगवान का हाथ है इसमें। बट आइडिया और सब कुछ वो करण सर का था। आई कांट टेक एनी क्रेडिट। बट लेकिन वो क्या ड्यू है जो राइटर्स डायरेक्टर्स को नहीं मिलता है क्योंकि वो स्पॉटलाइट के पीछे रहते हैं? प्लीज वो हमारे साथ शेयर करिए। आई थिंक अभी तो ड्यू मिलने लग गया है। अभी मतलब मैं तो राइटिंग डायरेक्टिंग दोनों करता हूँ, तो मुझे लगता है कि 10-15 साल पहले जब राइटर्स, क्योंकि जो मेरी पहली फिल्म थी वो 10-12 साल पहले थी, तो तब राइटर्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी जितना आज दी जाती है। आज अगर आप देखेंगे तो हम राइटर्स का चाहे वो क्रेडिट हो, वो हम बिगनिंग में प्रोड्यूसर के बाद और डायरेक्टर के पहले ही देते हैं, जैसे वेस्ट में होता है। लेकिन हाँ, एक ये बात है कि अभी तक जो रेम्यूनरेशन है वो राइटर्स को उतना नहीं दिया जा रहा जितना कि एक एक्टर को मिलता है या एक बड़े स्टार डायरेक्टर को मिलता है, यू नो। वो इसीलिए भी क्योंकि एक राइटर तो वो सबसे पहले प्रोजेक्ट में आता है। जब कुछ भी नहीं होता, जब कोई भी नहीं होता, तब राइटर के काम करना शुरू करता है। और जब तक वो रहता है, जब तक वो लास्ट तक रहता है, जब तक वो फिल्म डबिंग होकर फाइनल मिक्स में नहीं जाती, तब तक वो इन्वॉल्व रहता है उस प्रोजेक्ट में। तो अगर आप देखेंगे टाइम वाइज, सबसे ज़्यादा टाइम का इन्वेस्टमेंट एक राइटर का होता है। एंड सो कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ investment he makes in terms of time, the remuneration is not as per that. It's getting better year on year, but at the same time I think there is still a lot of there's scope for it to get better. I think. But how does directors or producer reach out to you? I mean, what are their first things for first list कि this movies है, ये movie है, करना चाहता हूँ मैं, तो मैं इससे reach out करूँगा? How is that process? I think वो depend करता है कि आप कि वो प्रोड्यूसर किस तरह की फिल्म या शो बना रहा है। कई बार होता ये है कि हम टैलेंटेड लोगों को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं कि ये राइटर जो है ये कॉमेडी अच्छी करता है, या ये राइटर जो है, विच इज़ लिटिल अनफेयर, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे राइटर जो है वो अलग अलग तरह का काम कर सकते हैं। बट ये एक ऐसा चलन है इंडस्ट्री में कि आपको डायरेक्टर्स के साथ या टेक्नीशियंस के साथ आप उनको एक बॉक्स में डाल देते हैं। बट यूजुअली ये होता है कि आप एज अ प्रोड्यूसर, आप जब कोई कहानी सोच रहे हो या आप जब कहानी डिसाइड करते हो ये इस पे काम करना है, तब आप देखते हो कि अपने आसपास कौन से राइटर जो है वो सबसे ज़्यादा इसको मतलब लिख पाएंगे सबसे खूबसूरती से। और फिर डिपेंडिंग किया, क्योंकि आपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है कि आपने उनके साथ काम किया है, आपको उनकी सेंसिबिलिटी पता है, दैट इज़ हाउ दे रीच आउट टू यू। And after a point, it's your credibility and your reputation that generates work for you. But कभी ऐसा हुआ है कि काम ही नहीं है मेरे पास, क्या करूं? ऐसा टाइम आया है? मेरे साथ टचवुड भगवान की दया से ऐसा नहीं हुआ है, because when I came to Mumbai, उस टाइम मैंने टीवी भी करना स्टार्ट किया था। So I had told myself like when I was fairly young कि मैं राइटर बनने आई हूँ, तो मुझे अगर टीवी में राइटर का मतलब ऐसे इसमें कोई हायरार्की नहीं है कि फिल्म वर्क इज बेटर, उस टाइम OTT तो था नहीं कि टीवी वर्क इज नॉट एज गुड। अगर राइटिंग का काम है और पेड राइटिंग का काम है तो क्यों नहीं। सो वन ऑफ द शोज दैट आई वाज पार्ट ऑफ इज बड़े अच्छे लगते हैं, जिससे भी मुझे शुरू में इन द बिगनिंग ऑफ माय करियर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला था उस शो के लिए, एंड इट टॉट मी मेनी थिंग्स। और भी बहुत सारे शोज किए हैं टीवी के लिए। सो उस वक्त ऐसा था कि कोई अच्छी फिल्म आए तो आप फिल्म करो और उसके बाद आप टीवी करो, और उससे काम, और फिर जब आपको लगता है कि आपको फोकस करना है फिल्म पे तो आप कुछ दिनों के लिए वो छोड़ दो और आप ये करो। उसके बाद OTT आ गया, तो OTT में तो हमारे लिए इट इज लाइक अ बोनांजा हो गया बिल्कुल। तो आप अलग अलग टाइप की स्टोरीज जो आप इन दोनों मीडियम्स में नहीं आप लिख पाते थे या टेल कर पाते थे, वो आप इन OTT प्लेटफॉर्म्स में बता सकते हैं। तो आपने बड़े अच्छे लगते को एकदम हिट करवा दिया फिर? नहीं, हमने हिट नहीं करवाया वो। मतलब आई वाज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिग
show. It had Yeah. Ekta Kapoor was the mind and the brilliant mind behind it, and of course Sakshi Ram, everyone. But मैं ये बोल रही थी कि द टीवी से तो मतलब द मनी केप्ट रोलिंग इन, बिकॉज हम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ ये बात, काम से काम आता है, तो एक काम करने की आदत होती है. तो अगर आप बहुत दिन अगर आप घर बैठ जाओ तो घर बैठने की भी एक आदत हो जाती है, फिर आप सोचते रहते हो इससे बेटर, उससे बेटर, उससे बेटर. माइंड प्लेज गेम्स. सो छोटा बड़ा कुछ भी हो, अगर आप मतलब आप काम करते रहिए, kept on going. Yes. you have to keep doing it, you have to Yes. keep doing it, you'll meet new people, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, suddenly you'll meet someone somewhere, you'll get a big opportunity. घर पे बैठ के वो opportunity नहीं आने वाली है. बट ऐसा कभी समय हुआ है या कभी ऐसा कुछ आया है आपके पास जो आपने डेलिबरेटली कहा कि नहीं मैं अभी ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी और चीज़ पे काम कर रहा हूँ? नहीं, वो तो होता ही है. हाँ, आपके पास एट एनी गिवन पॉइंट 2-3 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आप चूज करते हो कि अच्छा इस वक्त मुझे ये करना है. स्पेशली एज राइटर्स मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं, अगर मैंने एक पर्टिकुलर जॉनर में काम किया है अभी, ये प्रोजेक्ट खत्म किया है, तो मैं जो अगला प्रोजेक्ट लूँ वो अलग जॉनर का हो. तो अगर मैंने आज कॉमेडी की है तो मैं शायद अगला प्रोजेक्ट मैं कोई ड्रामा करना चाहूँगा या थ्रिलर करना चाहूँगा. उससे क्या होता है कि उससे आपकी क्रिएटिव जो जूसेस है वो दे कीप फ्लोइंग एट नो पॉइंट डू यू गेट क्रिएटिवली स्टक. करेक्ट. तो ये होता है. एक तो मेरा एक ये प्रेफरेंस है. बाकी आप और भी चीज़ें होती है जिससे आप चूज़ करते हो कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है. कई बार लोग आप जिनके साथ जो लोग हैं आप उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो आप इसलिए भी वो कोई प्रोजेक्ट करते हैं. कभी कभी टू बी ऑनेस्ट पैसे भी बहुत अच्छे होते हैं तो इसलिए भी करते हैं. सो देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट गो इनटू व्हाई यू वांट टू डू व्हाट यू At what point. what you want to do. ट्रू. बट यू नो देयर वाज अ टाइम, अभी तो खैर टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है, मूवीज़ जो भी आ रहे हैं. देयर वाज अ टाइम जहाँ पे मूवीज़ नहीं चल रही थी. अभी कुछ दिन पहले की ही बात है ये, जब 4-4 फिल्में आई, 5-5 फिल्में आई, फिल्म्स नहीं चली. एंड देन पीपल स्टार्टेड, इवन मेनी ऑफ द एक्टर्स स्टार्टेड टेलिंग दिस कि अगर राइटर्स अच्छी फिल्म लिखेंगे तो हम मूवी ऑटोमेटिकली हिट होगा, है ना. तो हाउ डू यू सी दिस थिंग्स कि मूवी नहीं चलने के पीछे यहाँ राइटर्स को फिर ब्लेम किया जा रहा था? चीज की डायरेक्टर्स को बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. कोई एक इंसान की वजह से फिल्म चली या नहीं चली ऐसे नहीं होता है. अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू गो राइट और अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू गो रॉन्ग फॉर द फेट ऑफ अ फिल्म. आई थिंक इट वाज आल्सो, इस साल तो बहुत सारी टचवुड फिल्म्स हिट हुई हैं, अलग अलग टाइप की फिल्म्स चली हैं थिएटर में. बट आई थिंक वर्सेस ओटीटी OTT भी चली है हाँ. काफी अच्छी इस बार. ओनली थिंग इज कि आई थिंक कोविड के बाद लोगों का फिल्म के लिए जाने का जो था वो थोड़ा बदल गया था. लाइक फिल्म देखने का अनुभव बदल गया था. वो अपने घर में देखना चाहते थे, उनको आदत पड़ गई थी. धीरे धीरे हर एक बिजनेस वापस हुआ है. ट्रैवल बिजनेस भी अब लोग फिर से उतना ही जा रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी भी उतना ही जा रहे हैं, एंड आई थिंक थिएट्रिकल बिजनेस भी उसी तरह से वापस आया है. हम तो मतलब मैं यही बोल रही हूँ कि उस दौरान भी एट समटाइम्स आपको पता होना चाहिए कि कब आपको पिकी एंड चूजी होना है और कब नहीं होना है. तो उस वक्त अगर आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी आ रही है लिखने की तो आप वो करिए, या फिर आप डेली अपना पिच बैंक बना सकते हैं कि जब मुझे वक्त मिलेगा तो मेरे पास 4 अलग टाइप की चीज़ें होंगी करने के लिए. अगर इस तरीके की सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आए कि आप घर पे हैं और आप जहाँ पे भी आपको काम नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम आप अपनी स्टोरीज, अपना पिच बैंक बनाने पे फोकस करिए. मतलब कि मेरे पास एक कॉमेडी भी है, मेरे पास लेट्स से एक वॉर फिल्म है, लेट्स से मेरे पास कोई एक्शन एडवेंचर है, 3 अलग कहानियाँ. मतलब कि बाद में जब वो वक्त आएगा, जब आप फिर से जाएंगे और जब ज़्यादा चीज़ें, ये एक साइकिल होता है, कभी कभी बहुत कुछ कमीशन होता है, कभी कभी कमीशनिंग भी कम हो जाती है. तो वो मौका फिर आएगा जब हर कोई बोल रहा होगा कि और स्टोरी चाहिए, और आइडिया चाहिए. तो उस टाइम आपके पास होना चाहिए. ट्रू. बट ऐसा भी हुआ है कभी कि जो आपने पूरी स्टोरी लिख ली है, क्योंकि आप डायरेक्ट भी कर चुके हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पूरी लिख ली है, लास्ट मोमेंट में कुछ चेंजेस आया है, एंड देन एकदम लास्ट मोमेंट में डायरेक्ट होने के वक्त में, एंड देन एट दैट पॉइंट यू विल हैव टू चेंज द स्क्रिप्ट्स और समथिंग इन द पार्ट? आई थिंक हर प्रोजेक्ट अलग होता है, हर फिल्म अलग होती है, और ऐसा होता है कि लास्ट तक चेंजेस होते रहते हैं. कई बार आप एक सीन लिख लेते हैं, आपने एक लोकेशन के लिए पे वो सीन सेट किया है और लास्ट मिनट पे पता चलता है कि वो लोकेशन अवेलेबल नहीं है. या क्योंकि प्रोडक्शन में बहुत सारे इश्यूज आते हैं. कई बार कोई एक्टर अनअवेलेबल हो जाता है, तो आपने उस सीन में उस एक्टर की लाइनें लिखी हैं, अब आपको
चेंज करना है क्योंकि एक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप फिर कुछ और फिगर आउट करोगे क्रिएटिव सोल्यूशन उसका। तो ये एंड तक जो है, आप ऐसा नहीं है कि अगर आपने जो लिखा है वो वैसे ही उसी तरह से ही शूट होगा। कई बार चेंजेस होते हैं और कई बार चेंजेस से चीज़ें बेटर भी हो जाती है। राइट, यू नो, आप क्योंकि आप जब आप एक सोल्यूशन सोचते हैं क्रिएटिव एक किसी प्रॉब्लम का, तो वो सोल्यूशन से जो कहानी है वो बेटर भी हो जाती है कई बार। तो आई थिंक यू हैव टू बी ओपन टू इट। फिल्म मेकिंग एक इट्स अ वेरी एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज, स्पेशली व्हेन यू आर अ डायरेक्टर। करेक्ट, कभी कभी वेदर आपका साथ नहीं देता, कभी एक्टर्स जो है अवेलेबल नहीं होते हैं या उनका टाइम कम होता है। सो देयर आर चेंजेस दैट यू हैव टू समटाइम्स मेक इन द स्क्रिप्ट, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट कैन मेक इट बेटर आल्सो। सो ट्रू, सो एंड डायलॉग में तो होता ही है ये Yeah. कि हम कई बार सेट पे हम चेंज करते हैं कोई चीज़ें, क्योंकि आप जब एक चीज़ लिखते हैं तो आप एक मीटर से सोचते हैं कि आप कैसे लिख रहे हो, बिकॉज हम जिस तरीके से सोचते हैं, फिर एक्टर्स जब वो परफॉर्म करते हैं तो फिर ऐसे लगता है कभी कभी कि यहाँ पे एक लाइन और आ सकती है, या ये थॉट इससे अलग तरीके से कहा जा सकता है, सो दैट कीप्स हैपनिंग। वो डब तक चलता है। So that a film is a living, breathing thing. It becomes like its own person. So it keeps changing. It keeps evolving, I would say. करेक्ट, करेक्ट। बट कैरेक्टर्स ऐसे चेंज होते हैं। Characters change नहीं होते हाँ। हैं, उस तरीके के changes नहीं होते हैं कि कोई चीज बिल्कुल मतलब ऐसे Major बिल्कुल ही dramatic changes 360 नहीं डिग्रीज चेंज हो जाए। बट थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं और हाँ। वो होते रहने भी चाहिए वो। क्योंकि लास्ट मिनट में कभी कभी एक्टर्स को भी रिप्लेस कर दिया जाता है, कई बार होता है ऐसा, ठीक हाँ, है, बट तो कैरेक्टर रिप्लेस नहीं हो रहा। हाँ, तो फिर उस हिसाब से लिखना पड़ता है कभी कि उस एक्टर के हिसाब अगर से किसी एक्टर का कुछ स्ट्रेंथ है हाँ। और आपको लगता है कि उस स्ट्रेंथ को आप यूटिलाइज कर सकते हैं उस कैरेक्टर में, तो फिर आप उस कैरेक्टर को रिविजिट करते हैं और आप उस कैरेक्टर को थोड़ा सा ट्वीक करते हैं ताकि आप उस एक्टर की स्ट्रेंथ पे प्ले कर सकें। तो ये आप करते हैं। बट ऐसा कभी ऐसा तो एटलीस्ट हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई एक्टर अवेलेबल नहीं है या किसी एक्टर ने बैकआउट कर दिया तो वो कैरेक्टर ही ड्रॉप हो। सी वी ट्राई कि जब तक शूट के पहले तक जितना हो सके उतना हम क्लोजर टू शूटिंग ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें आप फिर 5% ऊपर नीचे होता है उसमें, तो जितना हो सके 95% तक वो पक्का हो जाता है। तो वी डू टेबल रीडिंग्स विद एक्टर्स, हर किसी के साथ रीडिंग्स होते हैं, तो आपको समझ आ जाता है तभी कि इनका बोलने का क्या तरीका है, इनका पेस क्या है, क्या ये वर्ड उन्हें सूट कर रहा है, क्या हमें चेंज करना है। तो हम कोशिश करते हैं शूटिंग ड्राफ्ट तक कि जितने हो सकते हैं चेंजेस हो जाए ताकि शूट में वो दिक्कत ना आए। बट फिर भी अगर कुछ 5% होता है तो वो दैट इज अ पार्ट ऑफ ये। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई एक चीज हो जो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे लिखी थी वैसे ही शूट हो जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हर इंसान सुबह उठ के कोई और इज अ डिफरेंट पर्सन। करेक्ट। इनफैक्ट टॉकिंग अबाउट सिंस वी टॉकिंग अबाउट सिंगल पापा, हमने जब ये स्क्रिप्ट लिखी थी एंड फिर जब व्हेन कुणाल केम ऑन बोर्ड, कुणाल हिमसेल्फ हैज सच अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो कई बार हम टेबल रीड्स पे कुणाल जो है कभी-कभी कहते थे कि यार यहाँ पे ना ये जोक भी आ सकता है, एंड वी यूज्ड टू बी लाइक हां दैट इज वेरी गुड, डाल दो। तो हम डाल देते थे। और या कुणाल कहता था कि यार इसको मैं ऐसे बोलूं तो क्योंकि ही इज आल्सो अ डायरेक्टर, तो ही हिमसेल्फ यूज्ड टू कीप लाइक गिविंग सजेशंस, आइडियाज, कंट्रीब्यूट, which were a lot of times a plus point. Yes, absolutely, yes, because you need an actor who's also thinking. And Kunal has been recently also a father. Also a yeah, he also a father. Yeah, So और कभी कई बार सेट पे मनोज पावा जी जो himself is such a senior actor, वो सेट पे बहुत बार इंटरेस्टिंग कुछ इम्प्रोवाइज कर देते थे, तो लगता था कि यार ये तो अच्छा हो गया बहुत। तो ये आपको एज अ राइटर एज अ डायरेक्टर यू हैव टू बी ओपन कि कहीं से पता नहीं क्या अच्छा मिल जाए, तो आप उसको ले लो क्योंकि आप ग्रीडी हो। आपको उसके पहले जो रीडिंग होती है ना जब सब करते हैं तो उसमें मैं ऐसे बोलूं मैं ऐसे करूं, उसमें उस टाइम पे जब वो लोग रिहर्स कर रहे होते हैं तो तब वो लाइक कभी-कभी उसमें कुछ एक लाइन एक्स्ट्रा, कोई ऐसी चीज जो एक फनी रिएक्शन जब एक्टर्स रिहर्स करते हैं बिफोर द सीन इज शॉट, तो कभी-कभी उसमें कुछ बहुत अच्छा निकल के आता है। जैसे कि आप अगर एक प्ले के थिएटर में जाके अगर आप 3 शोज में एक ही प्ले देखोगे तो भी आप देखोगे कि एक्टर्स ने हर उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ अलग किया है। करेक्ट, वो इम्प्रोवाइज करते हैं। उनको वो सेम प्ले 3 बार सेम प्ले नहीं होता है, तीनों बार उसमें कुछ ना कुछ आपको अलग मिलेगा। बट यू नो मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूँगी, कोई आप दोनों का ही एक ऐसा फिल्म बताइए जिस पर आप दोनों ने काम किया हो साथ में और आप दोनों ही उस फिल्म के आउटपुट के बाद काफ़ी सरप्राइज रहे हो। हमारी पहली फिल्म मेरे राज की मारुति, उस पे हम मिले भी थे। सो I did the story screenplay on that film. It was I did the dialogue film, and she did dialogue. अच्छा। That's where we also met actually. And that is also where we started. मतलब that was the first project where we worked
together. And after that, we realized that yeah, we can also work together without killing each other. After that, we became friends. Then we started dating. Then we got married. Then we had a child. Yeah. Everything followed. film Yeah. From process Meere Rakhi है ये. Maruti. Yeah, so I think that is a film that, and it was also very उसका well आउटपुट बहुत appreciated. अच्छा था. अभी आपने देखा हमारी 4 4 years की बेटी है उसका. कौन सी फिल्म आपको सरप्राइज किया है? ये तो आपने बता दिया, पहली फिल्म है जो आपको आप दोनों को ही सरप्राइज किया है हाँ. कि उसका आउटपुट आने के बाद. फिल्म ने को बहुत सराहना भी मिली थी उस वक्त. एंड पर्सनल लाइफ में भी फिल्म ने हमें बहुत सरप्राइज किया. Like I said. यस ट्रू. वो था. कोई एक ऐसा मिथ बताइए जो राइटर्स को लेकर काफी है इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री के बाहर. मुझे लगता है कि राइटर्स झोले वाले होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं. ये एक मिथ है. ये मैंने असली राइटर्स में तो मैंने कभी वो झोले वाला राइटर देखा नहीं. कुर्ता पहनता जो हुआ, ऐसे पेन लेकर पेन लेकर चल रहा है, एक चश्मा पहना हुआ है. आज तक तो कभी मैं ऐसे झोले कुर्ते वाले राइटर से मिली नहीं हूँ. What about you? हाँ, ये कि राइटर्स बोरिंग होते हैं या राइटर्स दिन रात हर चीज इंटेलेक्चुअलाइज करते रहते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. मतलब काफी फन होता है राइटर्स. राइटर्स रात में लिखते हैं, राइटर्स को शांति चाहिए. ये एक्चुअली इंडिविजुअल है. वो हाँ इंडिविजुअल भी है, और क्योंकि मैं दिन में लिखती हूँ सुबह सुबह. हाँ, ये रात को लिखते हैं. हाँ, अलग अलग डिपेंड करता है कि किसका क्या. Are you a morning person or a night person? It's Right. like that. Yeah, Yeah, it's, yeah. any artistic work needs that. And I can to write anywhere, to be honest. मैं बस, ट्रेन, प्लेन, कार कहीं भी लिख सकती हूँ. ये क्योंकि वो आप एक जोन में चले जाते हो, तो उसके बाद वो बाकी चीजें वो मतलब सब फेड आउट हो जाती हैं. तो या तो आप उस जोन में जा सकते हो या आप नहीं जा सकते हो. तो अगर आप नहीं, तो आप दुनिया भर की शांति और सबसे अच्छे महंगे 5-star स्वीट में भी अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो नहीं लिख पा रहे हो. और अगर कुछ आ गया तो how आ do you गया. both manage together because you just had a baby 4 years back? तो पर्सनल प्रोफेशनल कैसे मैनेज किया साथ में, क्योंकि दिस नीड्स अटेंशन, द राइटिंग पार्ट्स, एंड वो बिल्कुल ही बिना डिस्टरबेंस का ही नहीं, होता एक्चुअली हम लोग क्योंकि हम Single Papa is the only show, is the I think we're working together after a long time, after a gap, where we did Single Papa, but because it lasted for about a year and a half, तो हम लोग कई बार ये ऐसा कोई टाइम नहीं था कि अब हम इस वक्त Single Papa पे काम करेंगे. कई बार ऐसा होता था कि मैं कुछ ये कुछ मुझे दे रही है कि आज घर में भिंडी बनी है, मैं कहता हूँ अच्छा वो सीन का क्या करें. तो वो हमारे कॉन्वर्सेशन जो है वो ऐसे मर्ज भी हो जाते थे कई बार, बिकॉज व्हेन यू आर लिविंग ब्रीदिंग, so you are also thinking about the show all the time. So if something occurs to you or something would occur to her, we would discuss it at that point, because otherwise आप thought भूल जाते हो कि एक आइडिया आया था. True. फिर आप लिख देते हो, फिर आप स्क्रिप्ट में डाल देते हो. बट अदरवाइज एज राइटर्स, यस, आप जब खास करके जब डेडलाइन होती है तो आप ज़्यादा फोकस हो जाते हो एज अ राइटर. आई थिंक I think for me, तो I went back to work when she was only 6 months Yeah. old, and उस time रॉकी और रानी बन रही थी. Yes. एंड तो हाँ, इट वाज वेरी क्लियर कि जब मैं बाहर जा रही हूँ तो तब ही हैज टू बी एट होम, एंड व्हेन ही इज गोइंग आउट देन आई हैव टू बी एट होम. सो सिंगल पापा के बहुत सारे मीटिंग्स कि मैं जूम से ज्वाइन कर रही थी या ये जूम से ज्वाइन कर रहे थे हम एक टाइम पे, क्योंकि वो उस वक्त छोटी थी, स्कूल नहीं जाती थी, तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि दोनों हर जगह पे एक साथ करें. तो हमने वो करके रखा था कि या तो one of us who is going to be at home today, who is going to do this today. जब मेरे बाहर वाले मीटिंग्स होते थे तो मैं कोशिश करती थी कि उस एक दिन में ही मेरे बैक टू बैक में सब कुछ कर लूं, तो मैं एक बार बाहर जाके सब करके आ जाऊं, so that I don't have to. So वो चीजें आपको करनी पड़ती हैं एज अ वर्किंग पेरेंट. हर कोई करता है. वो एक्चुअली ये भी नहीं कि आप उसके लिए आपका राइटर होना जरूरी है. हाँ. किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप बैंक में हो या वो हो, आपको बैलेंस तो करना ही पड़ता है कि आप घर पे क्या देख रहे हो, घर पे कौन है बच्चे का ख्याल रखने के लिए. कई बार आपके मम्मी पापा, they look after, they as grandparents. Sometimes you will drop your school child to a daycare. तो वो हर पेरेंट जो है वो अपने हिसाब से कोशिश करता है to do their best, ताकि काम भी सफर ना हो और साथ में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है घर की तरफ वो भी आप पूरी कर सकें. So true. Actually support is the most important thing for everybody. They don't, मतलब हमने अपने शो में भी इसके बारे में बात की है कि शुरू में सबको लगता है कि हम तो बच्चन हैं, हम सब कुछ कर लेंगे, बट एक्चुअली कोई भी इंसान कुछ भी अकेले नहीं कर सकता है. तो you have to have a strong support system. You have to have that at home. You have to have that at work. Only somebody who invests in the support system is able to do anything. So true. So You true.
बट सच बताइएगा ये चीज़ कि राइटर्स के भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं? हाँ, आई थिंक सो, आई सबके थिंक होते वो हैं, है ना? हर हाँ। प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, हाँ। आपका आप यू ऑलवेज वांट टू, यू ऑलवेज लुकिंग आउट कि हमारे जो पेयर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं और हम क्या काम कर रहे हैं और क्या हम उनसे बेटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आई थिंक वो इम्पोर्टेंट भी है। क्या जहाँ ऐसा पे होता है आपके कि लिए उसको सफलता फिल्म मिल ज़रूरी गया, है, उसको जहाँ पे फिल्म आपके लिए सफलता ज़रूरी है, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन तो होगा ही। जहाँ लोग हैं वहाँ कंपटीशन होगा। ऐसा होता है कि उसको फिल्म मिल गया, ये तो मुझे आनी चाहिए थी, ऐसा भी होता है? ये इट्स अ वेरी नेचुरल फीलिंग, आई थिंक ये हर एक जॉब में होता है कि आपको लगता है कि समटाइम्स यू फील कि ओ आई कुड हैव डन दिस बेटर। और कभी कभी किसी का आप काम देखते हो तो आपको इतना अच्छा लगता है कि आप सोचते हो कि ओ माय गॉड कैन आई एवर डू दिस। ये दोनों फीलिंग्स आर वैलिड एंड आई Yeah. थिंक ये शायद ये हर प्रोफेशन में ही होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ हाँ होता ही है, I'm sure. एब्सोल्युटली। फिर डायरेक्टर्स के साथ भी होता है ये चीज़। आप बताइए कि ये डायरेक्ट, ये फिल्म तो मैं करने वाला था, अब उसके पास चला गया, ऐसा कुछ भी हुआ है? ऐसा यूजुअली आप देखते हो किसी और की फिल्म, कई बार आप किसी आइडिया पे काम कर रहे हो और सडनली आप देखते हो कि किसी और डायरेक्टर ने उसी आइडिया पे फिल्म अनाउंस कर दी है, क्योंकि कोइंसिडेंस ऐसे होते हैं कई बार कि कई लोगों को सेम आइडिया आ सकता है, तो फिर आपको लगता है कि अरे ये इसका पहले प्रोजेक्ट सेट हो गया तो वो ऐसा। बट लाइक आई सेड कि अगर आप एक किसी प्रोफेशनल फील्ड में हैं, हाँ। चाहे आप राइटर हो, डायरेक्टर हो, या आप बैंक में काम कर रहे हो, या आप एडवर्टाइजिंग में हो, हम्म, तो वो कॉम्पिटिटिवनेस तो होती ही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि तभी आप खुद भी ग्रो करते हो, नहीं तो आप कंप्लेसेंट बन के रह जाते हो। और फॉर द सोसाइटी टू ग्रो, आई थिंक द मोर competitive a society is, I think the more it will grow, I think. so true, so true. But Very capitalist view of life. But it's true. But It's true. it's true, it's natural, I think सबके साथ ही होता है ये, हमारे साथ भी होता है। I think मार्क ज़करबर्ग और एलॉन मस्क भी अपने लेवल पे compete कर रहे होंगे True, right? true, to get true. the best, कौन True. स्पेस में पहले जा सकता है, कौन मार्स में पहले कॉलोनी बना सकता है। तो क्यों आप नहीं? दोनों का ही इंडिविजुअल कोई एक प्रोसेस होगा जो आप फॉलो करते हैं लिखने से पहले? लिखने से पहले एक तो मैं सुबह लिखना पसंद करती हूँ, ज़्यादा बेटर राइटिंग सुबह होती है। मैं एक्चुअली उस टाइप का, जैसे अगर मैं लेट्स से आई एम राइटिंग समथिंग व्हिच इज बेस्ड इन, अगेन मध्य प्रदेश ही बोलती हूँ बिकॉज आई यूज दैट प्रीवियस एग्जांपल। तो बिफोर राइटिंग आई विल मे बी लिसन टू अ सॉन्ग फ्रॉम देयर, आई विल सी सम सीन्स फ्रॉम सम फिल्म फ्रॉम देयर। तो दो तीन चीज़ें, तो ताकि मैं उस चीज़ में जोन हो सकूं, या उसका मतलब ये मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि अगर कोई थ्रिलर लिख रहे हैं तो फिर तो गेट इनटू दैट मोड, उसके आर्टिकल्स पढ़ो, उस टाइप का म्यूजिक सुनो, उस टाइप की फिल्म लिखो। वो क्योंकि आप सुबह उठते हो, आप एक दूसरे मूड में होते हो, सब कुछ होता है, आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, आपके घर में मतलब क्या बनेगा, यू आर इन सम अदर जोन, तो उसमें से यू हैव टू लीव एवरीथिंग एंड फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट। तो उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे पानी में उतरना होता है, वैसे धीरे धीरे गहरे पानी में जाने के लिए आपको एक, यू हैव टू गो इनटू द जोन। सो ये मैं करती हूँ। सो समटाइम्स इट टेक्स अप टू 30 मिनट्स टू रीच दैट, और उसके बाद वंस यू आर देयर देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग। योर्स? I think before I start writing, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनता हूँ। I keep listening to music, particularly उस genre का। So अगर I'm writing a thriller, then I listen to a lot of, you know, deep house thrilling music. या अगर मैं लव स्टोरी लिख रहा हूँ तो मैं पियानो बेस्ड मेलोडीज सुनूंगा टू गेट इनटू द मूड। बट कई बार मैं जो है लिखने से पहले मैं कुछ चीज़ें ऐसी थॉट्स जो है मैं नोट करते रहता हूँ कई हफ्तों तक, कई बार महीनों तक, कि ये क्या हो रहा है, कि किस कहाँ से कहाँ जा रही है, कौन है मेरा कैरेक्टर, उसकी लाइफ क्या है, बिफोर आई पुट पेन टू पेपर, ताकि मुझे एक दुनिया समझ में आए कि मैं किस पे, और वो मेरे दिमाग में चलता रहता है वो चर्निंग। उसके बाद जब मुझे लगता है कि हाँ अब ये पकने लग गया है, तब मैं एक्चुअल फिजिकल राइटिंग प्रोसेस शुरू करता हूँ। बट क्रिटिक्स भी हो आप दोनों एक अपने दूसरे शो के के लिए, एक दूसरे के लिए और हाँ, अपने राइटअप्स के भी, जब आ जाता है या बोलते हैं यार ये मैं और अच्छा कर सकता था? हाँ, ये तो बहुत बार हाँ, होता ये तो है। होता ही है। कोई एक ऐसी फिल्म बताइए जिसमें हुआ है। इनफैक्ट मैं तो जब भी कुछ मैं डायरेक्ट करता हूँ, आपकी उस वक्त में जब जब आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आप शूट कर रहे हो, फिर आप उसको एडिट करते हो, और एडिटिंग में आप हर चीज़ 100 बार देखते हो, फिर उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक आता है तब आप 100 बार देखते हो, फिर मिक्सिंग में आप इतनी बार देखते हो कि जब आप वो फिल्म या शो डायरेक्ट करने के बाद जब वो रिलीज हो जाता है, तो मैं तो आई डोंट रिविजिट इट एट ऑल, बिकॉज मुझे फिर उसमें सिर्फ कई बार फ्लॉज नजर आते हैं, या मैं कई बार बोर हो गया होता हूँ वो चीज़ें देख देख के।
तो या वो हमेशा होता है कि यार ये अगर मैं ऐसा करता तो, बट लाइक दिस है ना, हाइंडसाइट इज ऑलवेज विजन 2020. True. सो वो तो आपको हमेशा, लेकिन उस वक्त आप क्या कठिनाइयों से गुजर रहे थे, उस वक्त आप क्या क्या कंपल्शंस थे, क्या चैलेंजेस थे, आपने उस बेसिस पे वो डिसीजंस लिए थे. बट हाँ, ये होता है कि आपको लगता था कि यार ये थोड़ा ऐसा हो सकता था, हो सकता था. कोई एक फिल्म आपकी? बहुत, जैसे मस्का या ट्रिपलिंग जो मैंने डायरेक्ट किया, या हाँ. सिंगल पापा, जब अब मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता रहता है कि ये और अच्छा ये ऐसा हो सकता था, ये वैसा हो सकता था, यहाँ पे ये रह गया. होता है, आई थिंक वो सबके साथ होता I है, think वो एक्टर्स को भी होता है. 100% हो ही ये नहीं वो वाली सकता. बात है, जब आप अपनी 5 साल पुराने पिक्चर देखते हो ना, तो हाँ. लगता है यार कैसे दिख रहे थे पहले हम, यार अब देखो कितने अच्छे दिख रहे वो हैं. एक्चुअली ग्रोथ की निशानी भी है. करेक्ट कि करेक्ट. आपको आप कॉन्स्टेंटली आप पीछे देखते हो, आपको लगता है कि अच्छा ये तब ऐसा सोचता था, आज मैं कहता ना कि अगर अपने हर बर्थडे पे यू हैव टू बी एबल टू लुक बैक कि मैं लास्ट ईयर ये सोचता था कि हाउ यू True. और नो आपका? लॉन्ग वाज आई. हाँ. See, मुझे लगता है कि इट्स नेवर पॉसिबल कि 100% आपने कुछ Best. क्रिएट किया और आपको लगा कि हाँ. वो परफेक्ट है. वो परफेक्शन तो कभी नहीं आती. हम्म. हम वो आ भी नहीं सकती. एट सम पॉइंट हम उसे जाने देते हैं, क्योंकि हमें ये समझ में आ जाता है कि जैसे जब आप व्हेन यू कुक, तो इसके बाद आप उसको और पकाओगे तो वो खराब हो जाएगा. सो एक टाइम पे आपको छोड़ देना होता है एनी डिश. Yes. तो whether it's a painting, whether it's a music piece, Correct. whether it's a film script, at one point you have to let go. कि इससे ज्यादा हम उसे नहीं पका सकते. तो it leaves us at 90% maybe at best. It never goes to 100% because कोई भी चीज 100% पहुंच ही नहीं सकती है. ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई, I don't know if there is anything that is absolutely 100% perfect in any art that has ever been made. Right. But writers do also have their wish list कि मुझे इनके साथ भी काम करना है, इनके साथ भी काम करना है. Do you all also have something like that? कुछ इनके साथ कोलैब करना है? मेरे विश लिस्ट पे करण जौहर थे. वो भगवान की दया से वो मतलब जब मैं बॉम्बे आई थी, तो मैं मुंबई जब आई थी, तो ये सच्ची में मतलब मैं उस वक्त ऐसी, कोई भी मुझे मिलता था और वो बोलता था क्या करना है तुम्हें, तो मैं बोलती थी मुझे करण जौहर के लिए फिल्म लिखनी है. तो वो सच्ची में द यूनिवर्स मेड इट हैपन. सो मतलब that was something that has come true for me, so I'm very grateful for that. For me, actually, it was when I was starting out, when I was an assistant director. तब मेरी विश लिस्ट थी, तब मैं चाहता था कि मैं मणि रत्नम को असिस्ट करूँ, बट वो कभी हुआ नहीं, अनफॉर्चुनेटली. होते रह गया एक बार, बट वो मैं, क्योंकि मेरा इंस्पिरेशन फिल्मों में आने का वो ही थे कि मैं उनकी फिल्में देख के मैं इंस्पायर हुआ था, आज भी इंस्पायर होता हूँ. मैं चाहता था कि एक बार उनको लाइफ में असिस्ट करो. ये मुझे तमिल में मणि रत्नम की फिल्म देखने विदाउट सबटाइटल्स भी लेके जाते हैं कि आज मणि सर की पिक्चर आई है, तो एक शो कहीं पे लगा है, हम तमिल में देखेंगे. तो वो मेरी ख्वाहिश थी उस वक्त कि मैं उनको असिस्ट करूं. मैं मतलब होते रह गया. मैं बहुत मैंने इंडस्ट्री में एंटर ही किया था, तब मुझे मौका मिला था गुरु फिल्म पर असिस्ट करने का, बट वो लास्ट मिनट पे कुछ अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या गुरु, बट वो किसी रीजन से वो लास्ट मिनट पे नहीं हो पाया. बट वो तब मेरी ख्वाहिश थी. But you assisted whom? No, I Sudhir actually Mishra. was an assistant to Mr. Sudhir. I briefly assisted Anurag Kashyap and Mr. Sudhir Mishra अच्छा. while they were as an assistant writer. Wow. So there was a lot that I learned from them, especially Mr. Sudhir Mishra. अच्छा, ये कौन सा प्रोजेक्ट के लिए था? ये 2005-6 में जब वो एक हजारों ख्वाहिशें के बाद वो कुछ फिल्में डेवलप कर रहे थे, तो तब मैंने ऐसा बतौर असिस्टेंट मैंने उनके साथ काम किया था. और काफ़ी सीखने को मिला था उनसे, क्योंकि वो जिस तरह के मतलब when he's writing, he's less of a director, he's more like a professor. He likes his assistants to sit around him, and he would talk about the story, about the screenplay, or sometimes just random events of the day, politics. तो उनका insight, उनकी philosophy काफी कुछ सीखने को मिला. जिस तरह से वो सीन को अटैक करते थे उस कहानी में, काफी कुछ सीखने को मिला था उनसे. फिर जब मैंने उनके साथ आई थिंक तकरीबन 1 साल उन्होंने असिस्ट किया, फिर उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंटली लिखना शुरू कर दिया था टेलीविजन. वाओ. बट when you assist directors like this, तब आप सीखते तो हो ही, बट लेकिन आपको फिर वहाँ से ना आपकी भी कीड़ा स्टार्ट हो जाती है कि अब मुझे भी कुछ ऐसा करना है. तभी से स्टार्ट हो चुका था डायरेक्शन करनी है? नहीं, डायरेक्टर तो मुझे शुरू से करना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं लिख सकता हूँ कि नहीं. तो मैं एक्चुअली अनुराग को किसी फिल्म पे असिस्ट करा था, मिस्टर अनुराग कश्यप को, और वो फिल्म शेल्व हो गई. तो मैं घर बैठा था,
हाँ। तो तब मैंने लिखना स्टार्ट किया कि मतलब मेरे दिमाग में कुछ था, तो मैंने उसे लिखकर मैंने अनुराग को सुनाया। तो अनुराग ने जब पढ़ा तो अनुराग ने कहा कि तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट करवा, टू बी एन असिस्टेंट डायरेक्टर, यू शुड बी अ राइटर। And that was very motivating, and that inspired me to then focus on writing as opposed to being an assistant director. And then he put me on to Mr. Sudhir Mishra and he said, Sudhir sir के साथ तुम काम करो, काफ़ी सीखोगे। फिर मैंने 1 साल उनके साथ वहाँ काम किया था। हज़ारों ख्वाहिशें तब रिलीज़ हुई थी उसके बाद। और फिर जब मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ी समझ हो गई है राइटिंग की, तो अब देखना है कि मुझे खुद को कितना आता है। तो फिर 2006 में एक शो आता था स्टार प्लस पे, द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो। तो वो मेरा पहला शो था। मैंने वहाँ उन्हें अपना सैम्पल एक स्क्रिप्ट भेजी जो उन्हें बहुत पसंद आई, तो उन्होंने मुझे एज अ राइटर ऑन बोर्ड द शो ले लिया। और उस वक्त वो पहला शो था जहाँ पे एक राइटर्स रूम होता था। हाँ। और उस राइटर्स रूम में बहुत सारे राइटर्स थे जो जिनका वो पहला शो था, जिनको आप जानते हो, जैसे कि मिस्टर वरुण ग्रोवर, मिस्टर अमित मासुरकर, ये सारे जो है उस शो से, हम सबकी शुरुआत उस शो से हुई है। और उसके बाद ही तो इन्होंने कॉमेडीज का शो लाना स्टार्ट कर दिया था, और भी ज्यादा। आई रिमेंबर। सो दैट वाज bringing it back to Single Papa, which is also a comedy drama. yes. सो मेरी शुरुआत कॉमेडी से ही हुई थी। एंड या बट राइटर्स को भी टाइपकास्ट कर दिया जाता है कि ऐसी टाइप का ही राइटर है, तो इसी टाइप। हाँ, आई थिंक हर हाँ, आप मतलब समटाइम्स इट्स गुड ऑल्सो, क्योंकि अगर जैसे कि आप अगर कॉमेडी में अच्छे हैं और अगर नंबर 1 कोई भी किसी को कॉमेडी बनानी है, तो वो सबसे पहले आपके बारे में सोचते हैं, आपको फ़ोन करते हैं, तो वो एक तरीके से अच्छा है क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपको ऑफर्स आ रहे हैं। और दूसरा उसका नेगेटिव ये है कि फिर आपको दूसरी चीज़ों के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा। बट अगर आप क्रिएटर बनते हैं, जैसे मतलब अगर आप अपना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक तरीके का काम आता है और एक तरीके का काम आपको अपने लिए क्रिएट करना होता है। तो नथिंग इज स्टॉपिंग यू from working on another type of story and pitching it to someone else. If it is good enough, it will be made and you'll be able to do something else. So I think ट्रू मतलब करता है इस फिल्म में भी होता है, इस फिल्म पे भी नहीं ट्रू है। बट जाने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आने वाले टाइम पे आप क्या काम कर रहे हैं, किन फिल्मों पे? अभी सीजन 2 अनाउंस हुआ है। हाँ 2 दिन पहले। तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि हम सेकंड सीजन ऑफ सिंगल पापा, अब हम विल स्टार्ट वर्क ऑन इट। ये भी एक्सपीरियंस से ही लिख रहे हैं? थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, कुछ नई चीजें हम लाएंगे शो में, कुछ नए कैरेक्टर्स होंगे। सो आई थिंक विल बी वेरी एक्साइटिंग। न्यू कैरेक्टर्स भी होंगे जी। तो विल बी वेरी एक्साइटिंग टू राइट द सेकंड सीजन, क्योंकि अब ये जो गहलोत परिवार है जिसको इतना प्यार मिला है जी, अब इनके लाइफ में क्या होता है और अब वो कहाँ जाते हैं, उनकी जर्नी उनको कहाँ ले जाती है, ये एक्सप्लोर करने में मजा आएगा। तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट सिंगल पापा द सेकंड सीजन। सो मेरे लिए द सिंगल पापा द सेकंड सीजन, देन कॉल मी बेका सीजन 2 आ रहा है, जिसका जो शूट किया जा रहा है इस वक्त। सो दैट आल्सो आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट। द कैरेक्टर्स आर सेम? हाँ, मतलब अगेन उसमें कुछ नए किरदार भी आए हैं, वो आपको पता चलेंगे। एंड देन फीचर फिल्म वाइज देयर इज अल्फा, वो आने वाली है लेटर दिस ईयर। इस नेक्स्ट ईयर आ रही है वो तो। हाँ, मतलब वो साल आ गया 2026। यस यही है वो नेक्स्ट ईयर। yes but before going, if you want to say something on behalf of writers, directors, co-writers, please go ahead and say. You go. Something on behalf of writers. This is a tough one. Just support writers. Just give them, because there are a lot of times when it becomes very difficult. There are only a handful of writers who are working all the time. For a lot of workers, for a lot of writers, there is the gap in between projects is much longer. So if the industry can support writers at all times, so because we know that especially the last 2 years it was a little difficult, and there were a lot of writers who quit the city and they moved back, which is quite sad. I think if there is a way in which the industry can value writers and support them when the going gets tough, then I think it will benefit the industry in the longer run. So true. And I again have a specific thing. I hope that in the future contracts will be better. The script writing contracts that are done with writers. जैसे कि एक चीज़ होती है अभी कि आपको पैसा अप्रूवल पे नहीं सबमिशन पे मिलता है, सॉरी सबमिशन पे नहीं अप्रूवल पे मिलता है। तो वो एक चीज़ होती है कि किसी ने पूरा ड्राफ्ट 6 महीने लिखा, उसके बाद उसको उसके लिए पैसा भी नहीं मिल रहा है क्योंकि वो अप्रूव नहीं हुआ। सो आई थिंक इतनी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बिकॉज कि फॉर समबडी एल्स इट माइट नॉट बी दैट इम्पॉर्टेंट, बट इफ इट्स अ यंग राइटर जिसने सिर्फ एक ही चीज़ की है,
वेटिंग की 6 महीने बाद मुझे वो पे चेक मिलेगा हम्म, और उनको वो नहीं मिल रहा है क्योंकि द कॉन्ट्रैक्ट सेज ऑन अप्रूवल एंड नॉट सबमिशन. So these are things वो industry wide हैं. So I hope that those clauses it's- within the contracts will get yeah. better. And I think it's not they should be, producers should take care of writers because it the city is an expensive city to survive in. true. तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो वेट करते हैं पेमेंट क्लियर करने के लिए. कई बार किसी एक्टर हाँ बोले फिर हम क्लियर करेंगे, या कोई स्टूडियो हाँ बोले फिर वो करेंगे. वो वैसा ना हो. अगर आप बहुत सारे जो यंग राइटर्स हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप उनका ख्याल रख सकें तो आई थिंक वो इन द लॉन्गर रन हम लोग को ज़्यादा अच्छी कहानियाँ देगा, ज़्यादा अच्छी हम फिल्में बना पाएंगे. क्योंकि आप दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, तो आपसे जाने से पहले एक सवाल ज़रूर पूछूंगी मैं कि जो राइटर्स इस इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हैं उनके लिए क्या कहेंगे, जो काफ़ी पैशनेट है एज अ राइटर और वो बॉलीवुड के लिए लिखना चाहते हैं या फिर फिल्म के लिए लिखना चाहते हैं, टीवी के लिए लिखना चाहते हैं, उनको क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए? एक तो चीज़ उन्हें दूसरे स्क्रीन प्लेस पढ़ने चाहिए उनको, क्योंकि टू थिंक दैट यूर अ राइटर एंड टू एक्चुअली राइट अ स्क्रीन प्ले वो बहुत दो अलग चीज़ें होती हैं. किताब लिखना या प्ले लिखना भी स्क्रीन प्ले लिखने से बहुत अलग होता है. तो या तो आप ट्रेन कीजिए खुद को, आप पढ़िए, कोर्स करिए, और अगर वो मुमकिन नहीं है तो आप डाउनलोड करके स्क्रीन प्लेस पढ़िए टू सी हाउ स्क्रीन प्लेज आर रिटन, और फिर आप कोशिश कीजिए टू राइट इन दैट स्क्रीन प्ले फॉर्मेट. दैट आई थिंक इफ़ यू लर्न हाउ टू डू दैट तो आपका सफ़र आसान होगा. एक तो ये है कि आप, जैसे उन्होंने कहा, कि आप अपने क्राफ्ट पर काम कीजिए. आप कोशिश कीजिए कि आप रोज़ एक सीन लिखें, रोज़ आप एक स्क्रीन प्ले पढ़ें, जिससे आप एक बेटर राइटर बनेंगे. दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो काम मिले शुरुआत में आप वो कीजिए राइटिंग का, चाहे वो किसी की मुंडन का स्क्रिप्ट क्यों ना हो, आप लिखिए. क्योंकि अगर आप पैसे कमाएंगे तब आप इस शहर में रह पाएंगे. आप सरवाइव करेंगे तो आपका कुछ होगा. अगर आप सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे शहर में तो फिर आपकी कहानी खत्म हो जाएगी. तो बिगिनिंग में क्योंकि आपको प्रोड्यूसर्स आप पे इतना ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि आपका कोई काम बाहर नहीं आया है, तो इतना काम आपको वो प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं. लेकिन ज़रूरी ये है कि आप इस शहर में टिके रहें. तो उसके लिए अगर आपको एक टेलीविज़न शो लिखना पड़ रहा है, रेडियो की स्क्रिप्ट लिखनी पड़ रही है, एडवर्टाइजिंग की कॉपी राइटिंग करनी पड़ रही है, जो करना पड़ रहा है आप कीजिए, आप सर्वाइव कीजिए. अगर आप में टैलेंट है, अगर आपको आपका क्राफ्ट आता है, आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे इस प्रोफेशन में. क्योंकि आप दोनों ने भी ऐसे ही स्टार्ट किया एग्जैक्टली. है ना? Absolutely. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू थैंक मी. यू, थैंक यू. इट वाज सच अ लवली कॉन्वर्सेशन. Thank you, आपने Jaya, thank you. अपनी इनसाइट्स दी, आपने अपनी इनसाइट्स Thank दी you. इंडिविजुअली. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, और वो दिख के आ रहा था कि यू वर रिस्पेक्टिंग हिज व्यू पॉइंट एंड ही वाज रिस्पेक्टिंग योर्स. Oh. है ना? दो Thank क्रिएटिव you. लोग थे. थैंक यू सो मच फॉर Thank टॉकिंग you, टू मी. Thank you so much. It was a lovely conversation. Same Thank here. you. Thank you so Thank you. much.